नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 2 जुलाई 2017 का जो पेपर हुआ था, जो 2016 की जो वैकेंसी थी उसका सेकंड ग्रेड का पेपर। और इसमें हम वही करेंगे भूगोल के, जो कर रहे हैं 19 प्रश्न या 18 प्रश्न जो भी आते हैं वो करेंगे। तो आप अगर इन पेपर्स का रिवीजन कर रहे हैं बार बार तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। 1 दिसंबर में जो संस्कृत शिक्षा की वैकेंसी है उनमें इन पेपर्स से करीब करीब आपके हर एक सब्जेक्ट से 2 प्रश्न उठते ही हैं पुराने पेपर से। तो 2 प्रश्न उठते ही तो कुल आप अगर सारे पेपर कर लेते हो तो करीब आपके 15 से 16 क्वेश्चन आप इनमें से सही कर पाओगे। तो इसलिए आप इन पेपर्स को, पुराने पेपर्स को फास्टली देख लें, स्पीड तेज़ करके देख लें, ताकि आपको केवल इनके क्वेश्चन सुन के और आंसर का ही आइडिया हो जाए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो इसमें जो क्वेश्चन रहे थे, इसमें 1 नंबर से ही क्या है भूगोल के क्वेश्चन आए थे। तो इसके अनुसार जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे हैं, कितने बजे बता रहा है? 6 बजे प्रातः, यानी AM हो रहे हैं प्रातः के। तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः AM होगा? तो 11 बजे का इसने वही AM का टाइम पूछा है। तो जब हम पूर्व की तरफ, पूर्वी देशांतर की तरफ जाते हैं तो उस समय टाइम बढ़ता है, और जो पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम घटता है। तो हमें तो इसने डायरेक्ट ही दे दिया कि आपको देशांतर जो है दिया हुआ है उसी में ही निकालना है। तो दोनों में अंतर करते हैं तो हम कितने घंटे का, 5 घंटे का इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ग्रीनविच पर समय 6 बजे प्रातः AM है तो किस देशांतर पर समय 11 बजे प्रातः AM होगा? तो इसमें जो समय दिया हुआ है वो 6 बजे, एक तो 6 बजे AM है और दूसरा है 11 बजे AM। और पूछा है कि किस देशांतर पे क्या है जो 11 बजेंगे। तो सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5 घंटे का है। 5 घंटे का दोनों का अंतर है। तो 5 घंटे का अंतर है, तो जब हम पढ़ते हैं कि 1 डिग्री पर कितने 4 मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो अब हम कर सकते हैं कि तो 60 डिग्री पर वो 60 जो मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री होगा? तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं 60 को। तो यानी 1 घंटे में जो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री क्या है घूमेगी आपका ग्लोब की जो देशांतर रेखाएं हैं। तो 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। तो अब इसमें कितने का अंतर है? हमारे 5 घंटे का अंतर है। तो 15 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिग्री आएगा? 75 डिग्री पूर्व में। तो आपका आंसर रहेगा इसमें 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए तो प्रभावित होगा। तो हम सबको पता है कि पृथ्वी का जो अगर घूर्णन बंद हो जाएगा तो सबसे पहले तो दिन रात का बनना बंद हो जाएगा, और एक ही समय पे क्या है कि लगातार दिन होगा और एक ही समय पे लगातार रात होगी, और वो बनेंगे ही नहीं। और दूसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय जो बल है वो क्या है भूमध्य रेखा पर होता है। तो ये दोनों स्थितियां क्या है प्रभावित होंगी। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही कथन चुनिए। सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है।
सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है। सभी अक्षांश रेखाएं लगभग समदूरस्थ होती हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 4 नंबर, यानी ये जो सही इसमें केवल 4 डी ही है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर इसमें आंसर रहेगा। सही यही है और बाकी क्या है गलत है। और इसमें जो और ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे सभी अक्षांश रेखाओं की परिधि समान होती है। तो जब हम ग्लोब बनाते हैं और अक्षांश रेखाएं खींचते हैं तो सभी की परिधि क्या है समान नहीं होती है, असमान होती है। तो ये इसलिए गलत है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये अक्षांश रेखा है मानो तो एक तरफ का ये वाला हिस्सा तो ग्लोब का ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया, तो ये भी कथन गलत है। सभी अक्षांश रेखाओं का काल्पनिक समतल तल भूकेंद्र से गुजरता है और सभी अक्षांश रेखाएं क्या है भूकेंद्र से भी नहीं गुजरती। तो यहाँ पर इसलिए ये 3 कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है कार्नेट असातत्य जिसके बीच विभाजित करता है। तो आपका जो पृथ्वी का आंतरिक कोर है उसका ऊपरी और निचली कोर के बीच में ये क्या विभाजन करता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है वेगनर के अनुसार एकाकी महाद्वीपीय पिंड को घेरे हुए बृहत महासागर का क्या नाम था। तो हम सबको पता है कि उस बृहत महासागर का नाम था पैंथालासा उस बृहत महासागर का नाम था। इसमें 2 नंबर आंसर रहेगा। और उसके अलावा जो पेंजिया था वो उस समय क्या है महाद्वीप वाला जो जुड़े हुए महाद्वीप थे उसका नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आकस्मिक बल नहीं है। तो इसमें भूकंपीय आकस्मिक आता है, इसके अलावा ज्वालामुखी आकस्मिक आता है और अवधाव जो एवेलास है वो भी आकस्मिक है। संपीड़न जो होता है यानी किसी चीज़ को दबाया जाता है वो आकस्मिक नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसमें 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नांकित में से वायुमंडलीय संगठन में गैसों का कौन सा आयतन प्रतिशत का सही आरोही क्रम है, यानी कम से ज़्यादा जो बताना है। तो सबसे पहले जो होता है इसमें जो गैसें दी गई है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड 4 दी गई है। तो सबसे हमको सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वायुमंडल में वो सबसे कम होता है 0.005%। तो हाइड्रोजन सबसे पहले 2 में है, 2 और 4 में। फिर उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.03%। हाइड्रोजन का हमने बताया 0.00005%। तो सबसे कम हाइड्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होते हैं ऑर्गन जो होता है 0.93%। और उसके अलावा ऑक्सीजन होता है 20.95%। और सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत होता है नाइट्रोजन जो गैस होती है जो उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है करीब 79% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इस हिसाब से देखेंगे हम कि आपका 4 नंबर जो है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और ऑक्सीजन का जो आरोही क्रम है के हिसाब से ये सही है आंसर। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है तापजन्य वायुदाब पेटियां हैं। तो इसमें तापजन्य जो वायुदाब पेटियां हैं उसमें एक जो बनती है वो बनती है भूमध्य रेखीय न्यून दाब पेटी। एक तो ये वाली है यानी 1 नंबर है और
एक है आपकी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, यानी ताप बहुत ज़्यादा होने से और ताप बहुत कम होने के कारण जो पाइदाब पट्टियाँ बनती है वो 2 है। तो इसलिए इसमें आंसर हमारा 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जलीय समीर चलती है। तो जलीय समीर चलती है दिन में जल में थल की ओर, यानी आपका ये है दिन के अंदर ये वाला तो समुद्र वाला भाग है और ये वाला स्थल वाला भाग है। तो दिन में जो हवाएं चलती हैं वो चलती है जल से थल की ओर, इस तरफ की हवाएं चलेगी, यानी आपकी भूमि की तरफ हवाएं आएंगी समुद्र से। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व में सर्वाधिक ज्वार परास जिसमें पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई ऊंचाई वाला जो ज्वार आता है वो कहाँ आता है? तो वो आता है फंडी की खाड़ी जो है कनाडा के नोवा स्कोटिया में है। तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी ऐसे कैसे ही पूछा गया है, इसलिए आपको पुराने पेपर ज़रूर से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? समुद्री धाराएं और प्रकृति, यानी वो गर्म है या ठंडी। तो बेगुएला जो है वो शीत है, सही है। कनारी जो है वो गर्म नहीं है, ये भी क्या है? शीत है। तो यहाँ आंसर हमारा यही रहेगा। उसके अलावा अगुलहास गर्म है और हम्बोल्ट पेरू में जो बहती है ये शीत है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 2 नंबर। कनारी क्या है? ठंडी धारा है और ये अंध महासागर में बहती है। ये का यही क्वेश्चन क्या है पिछले वाले पेपर में आया था। तो 2 क्वेश्चन तो देख सकते हो आप पिछले पेपर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या है कि 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची एक तरफ इसमें नदी दी गई है और दूसरी तरफ इनके उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो दामोदर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से निकलती है। सोन नदी जो है वो निकलती है MP अमरकटक की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी नदी जो निकलती है ये निकलती है ब्रह्मगिरी से और गोदावरी नदी निकलती है त्रियंबक के समीप से निकलती है। तो इस तरह से इसमें जो आंसर रहेगा हमारा 2, 3, 4, 1। तो 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता का प्रतिशत, पहले जो पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की महिला और पुरुष साक्षरता पूछा था। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा पुरुष साक्षरता है वो तो 82.14 है और महिला साक्षरता है 65.46 है। तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर, अब जो भूगोल के क्वेश्चन आए थे वो आए थे 84 नंबर से। तो इसमें जो 84 नंबर पे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता का कौन सा कारण नहीं है? तो ये जो क्वेश्चन क्या है RPSC ने डिलीट कर दिया था, इसका कोई भी आंसर नहीं माना था। क्वेश्चन नंबर 85 है, भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी भूकंप का पूर्वानुमान लगाने से संबंधित है और ये जो सिद्धांत दिया था HF रीड ने दिया था, यानी हैरी फील्डिंग रीड ने दिया था। तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं? तो इसमें A है, मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है। हाँ, ये स्थलाकृति से आगे बढ़ती जाती है। दूसरा, मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति होती है, ये भी सही है। मानसून
अपसरण यानी लौटना में मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है? नहीं, मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु का जो ये वाला तट है, तमिलनाडु का ये वाला तट या पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, लौटते हुए मानसून से यहाँ पर क्या है, वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर आम की खेती की जाती है। तो यहाँ पर जो इस हिसाब से जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। तो ए और बी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावशाली कारक है? तो महासागरीय धाराओं के निर्माण में जो प्रचलित पवनें हैं उस एरिया की, वो सबसे प्रभावशाली कारण रहता है। तो इसमें 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, महासागरीय धाराओं के निर्माण में सबसे प्रभावशाली कारक है? तो सबसे प्रभावशाली कारक है वहाँ चलने वाली प्रचलित पवनें। तो इसमें आंसर रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं जहाँ वो स्थित है। पहला है बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। उसके अलावा नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। जोजिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में ना होकर ये लद्दाख में है। लद्दाख का जो कारगिल ज़िला है ना, उसमें ये पड़ता है। और मोलिंगला दर्रा ये है उत्तराखंड में। तो इस तरह से हमारा आंसर इसमें रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 है, जो इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन भी है। इसमें जो था कि 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं। यानी एक जो जनसंख्या घनत्व वाले 2 ज़िले ऐसे हैं दे दिए गए हैं। तो इसमें है जयपुर और भरतपुर जो थे, उस जनसंख्या जो वो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले थे। तो इसमें 4 नंबर हमारा आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे 2017 के पेपर के सारे जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे वो। इन्हें आप ज़रूर से करें और वीडियो को फास्ट करके या पॉज करके इनको क्वेश्चंस को पढ़ के आप इनको हल करें, ताकि आपको पता चले कि अगर इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।